चल रहा है बच्चों। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था 11वां अध्याय का पार्ट 1 और पार्ट 2। उस दो पार्ट में 11वां लेसन हमारा पूर्ण हुआ था। तो आज हम 12वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 12। पहले हम देख लेते हैं कि 11वें अध्याय में क्या देखा था हमने, उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि 11वें अध्याय में हमने देखा था कि मीनू को टेलीग्राम आता है कि मीनू के पिताजी की तबीयत क्या हुई है, बहुत खराब है और उसको तुरंत बुलाया है। तो वो जैसे ही घर पहुंचती है तो माँ उसके गले पड़कर रोती है और कहती है कि पिताजी अंदर सोए, तुम जाकर देख लो। जब मीनू वहाँ पहुंचती है कमरे में तो पिताजी की आंख लगी हुई थी, मतलब वो सो रहे थे और रोहित वहाँ पर था। तो रोहित ने मीनू को वहाँ बिठाकर वो बाहर चला गया। जब पिताजी की आँख खुली तो पिताजी मीनू को देखकर थोड़े से खुश हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब मिलकर घर के रोहित, आशा, मीनू की माँ सब मिलकर बारी बारी से एक एक जन उनकी सेवा में बैठे रहते थे। इसी प्रकार एक दिन वहाँ पर मीनू की बुआ जी मिलने के लिए आती है मीनू के पिताजी से बात करने के लिए। तो वहाँ पर जैसे उनको खबर पहुँचती कि उनका भाई बीमार है, मतलब मीनू के पिताजी उनके भाई हुए, तो अपने भाई को मिलने के लिए वहाँ दिल्ली से वह आती है और अपने पति मतलब मीनू के फूफा जी के साथ में होते हैं। मीनू की बुआ जी जब मीनू के पिताजी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि उन्हें ज़्यादा बोलने ना दिया जाए और पूर्ण रूप से आराम करने के लिए कहा था। परंतु मीनू की बुआ जी थी तो बोले ही जा रही थी, कुछ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीनू की फूफा जी बार बार उनसे इशारा करके कह रहे थे कि चुप हो जाओ। इस प्रकार से मीनू ने बड़े मुश्किल से वहाँ पर से बुआ जी को भी उठाया और अगले दिन जब जा रही थी बुआ जी और अपने भाई से विदा लेकर बोली, देख भैया तुझे दो लड़कियां हैं और उनकी शादी, बहुत लड़कियों की तो बहुत जिम्मेदारी होती है, रोहित तो लड़का है, तुम्हें उनकी शादी जल्दी से जल्दी करानी चाहिए। परंतु पिताजी कहते हैं कि लड़का भी तो मिलना चाहिए। फिर वहाँ वो कहते हैं ढूंढने से मिल जाएगा। ऐसे कहकर बुआ जी वहाँ से चली जाती है। फिर घर में उनकी चर्चा होती, मतलब मीनू के पिताजी और मीनू के माँ के बीच में चर्चा होती है कि मीनू की माँ ऐसा कहते हैं मीनू के पिताजी कि तुम कैसा करोगे यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो ये दोनों बेटियों की शादी कैसी होगी, और मैं जीते जी यदि इनकी शादी ना कर पाया तो मुझे चैन से मौत भी नहीं आएगी। इस प्रकार से वो अपने पत्नी को कहते हैं और उदास हो जाते हैं। फिर भी मीनू की माँ कहती है कि ऐसा मत कहिए, लड़का भी तो मिलना चाहिए शादी के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ लड़का भी तो मिल जाएगा। परंतु फिर उसके बाद जब वह ये भी बात उठाते हैं कि मीनू शादी के लिए राजी होगी क्या, तो मीनू की माँ कहती है कि मैं उससे बात करके देखती हूँ। मीनू की माँ जब मीनू से पूछती है कि तुम्हारी शादी के लिए अब लड़का देखना चाहिए, तुम शादी कर लो, परंतु मीनू साफ मना कर देती है। वो कहती है कि माँ मैंने वकालत करने का मेरा ध्येय है, उद्देश्य वो मैं पूर्ण करूँगी। 1 साल पूरा होने को आया और 2 साल बचे हैं, और 2 साल यदि शादी मैंने बीच में शादी हो गई मेरी या शादी कर दी मैंने तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाऊंगी। क्या शादी आपको लगता है शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी होगी? इस प्रकार से वो अपने माँ से कहती है। फिर वहाँ पिताजी से भी पिताजी जब उससे कहते हैं कि देख कि उन लोग सोचते हैं कि मीनू की 2 साल और पढ़ाई होगी, मतलब इसमें टाइम लगेगा और आशा भी शादी लायक होगी तो उसकी भी उम्र बढ़ती जा रही है। इसीलिए वहाँ मीनू के सामने फिर से प्रस्ताव रखते हैं पिताजी। तो मीनू यह कहकर उन्हें समझाती है कि पिताजी क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी कि मैं अपने उद्देश्य में सफल न हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि आशा की शादी कर दीजिए, मेरी शादी की चिंता न करें। तो इसलिए पिताजी उसकी बात को फिर भी कहते हैं कि नहीं तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो शादी के बाद भी पढ़ाई होती है, बोलते कि ऐसा संभव नहीं होता, शादी के बाद पढ़ाई होना नामुमकिन है। फिर वहाँ से निकल जाती है, उठ जाती है। फिर अगले दिन जब हम माँ से 2-3 दिन हो जाते हैं, 1 हफ्ता हो जाता है, पिताजी की तबीयत में क्या होता है सुधार आने लगता है। कि मीनू को लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए मेरठ के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बहुत बाधा उत्पन्न हो गई है और पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए वो सोचती है कि माँ से अभी पूछ लिया जाए, और माँ से जाकर वो पूछती है कि मैं जाना चाहती हूँ, तो कल ही जाऊँगी सुबह। तो माँ भी
को सम्मति दे रही थी कि हाँ सच में इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मीनू बड़े लगन से वह वकालत की पढ़ाई पूरी कर रही थी। और इस प्रकार से वहाँ से जब वह सो जाती है तो रात में उसे नींद भी नहीं आया, बहुत देर तक वह सोचती रहती कि क्या मैंने सही किया क्या शादी के लिए मना करके। फिर वो कहती कि हाँ मैंने सही किया, क्योंकि पढ़ाई शादी के बाद नामुमकिन है। यदि उसकी पढ़ाई ना होती तो वह पिताजी के पास रहकर ये भी सोचती है कि काश मेरी पढ़ाई है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, यदि मेरी पढ़ाई नहीं होती तो मैं पिताजी के पास रहकर अच्छे से उनकी सेवा करती थी। परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी, इसलिए वहां से वह जाने के लिए निकली। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता और मंगलमय भविष्य की कामना की। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 11वां अध्याय खत्म हो गया था और अब हम हैं 12वें पाठ पे, 12वां अध्याय पे, पेज नंबर 44 पर हम पढ़ रहे हैं आज कि 12 अध्याय में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी होने में सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसलिए जेवर कपड़ा सब कुछ अभी ही बनवाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। अभी यहाँ पर देखा गया तो शादी जिसके घर में होती है या आपके घर में कोई शादी हुई होगी, आपको उसका अनुभव होगा कि जहाँ भी शादी होती है वहाँ अनेक प्रकार की तैयारियाँ चलती है। कपड़े लेना, हॉल बुक करना, जेवर खरीदना और बाकी की चीज़ें, बर्तन खरीदना, ये सब बातें वहाँ वो शादी की तैयारी में होती है। शादी में क्या खाना रखा जाएगा, कब कौन से मेहमान आएंगे, कौन किसको लेने के लिए जाएगा, ये अनेक बातें, और कैसे कैसे हम फंक्शन अरेंज करेंगे, ये सारी बातें वहाँ उनके घर में, किसके घर में चल रही थी, मायाराम जी के घर में। अमित की शादी किससे तय हुई थी, सरिता से तय हुई थी, और सरिता और अमित की शादी में केवल 1 महीना बच गया था। इधर मायाराम जी के घर में क्या चल रहे थे, शादी की तैयारियां चालू हो गई थी। किस कार्ड कैसे छपेंगे, किन किन को बुलाना है, किसको किसको निमंत्रण देना है, और सभी बातें उनके घर में निश्चित की जा रही थी। और मायाराम जी भी ये सब विवाह के कार्य में जो कार्य करने होते हैं उसके लिए अपनी पत्नी की सलाह दे रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ यह बताओ, शादी के बाद प्रीतिभोज करना है कि नहीं। अभी यहाँ पर देखो, प्रीतिभोज का मतलब क्या, दावत। शादी के बाद जो दावत दी जाती है, लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीतिभोज। अभी यहाँ पर हम पूछ रहे हैं अपने पत्नी से, अमित की माँ बताओ जरा, शादी के बाद प्रीतिभोज करना है कि नहीं। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है, पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। अभी लड़कों की शादी में जनरल क्या होता है कि बारात जाती है, और बारात जाने के पहले दिन ही गांव के लोगों को, मतलब जो भी अतिथि आने वाले हैं या जिन्हें भी निमंत्रण देना है उन्हें बुलाकर खाना खिला दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मड़े पर। मड़े पर देखो, यहाँ पर मढ़ा यानी आपके पुस्तक में भी नीचे मड़े पर जो वर्ड है उसका अर्थ दिया गया है, मढ़ा यानी मंडप। यहाँ शादी के 1 दिन पहले दावत से अभिप्राय है। मड़े पर यानी जब मंडप डलता है शादी के 1 दिन पहले, उसी दिन वहाँ क्या होता है, सब गांव वाले लोगों को या जितने भी रिश्तेदार हैं, जो मित्र परिवार है, उनको जो बुलाया जाता है उन्हें क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है। और शादी के बाद, बारात आने के बाद लड़कों की शादी में जनरली खाना नहीं दिया जाता, ऐसा वो कह रही है। परंतु तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीतिभोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। अभी ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ी है उसको आपको अवतरण के लिए मार्क करना है। अभी देखिए, परंतु आजकल क्या हुआ है, फैशन है, पहले के लोग बारात जाने के पहले 1 दिन पहले खाना खिलाते थे अपने रिश्तेदारों को, निमंत्रित जो भी है उन व्यक्तियों को। परंतु आजकल क्या हो गया है, शादी के बाद जो रिसेप्शन किया जाता है उसमें रिसेप्शन में खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम प्रीतिभोज कहते हैं। तो ऐसा वह अमित की माँ कह रही है कि
शादी के बाद यदि हम दावत नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे हमें, क्योंकि हम हमारे घर जो है बड़े घर की लड़की आने वाली है, फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग क्या करेंगे, बातें बनाएंगे, उन्हें समाज की चिंता हो रही है। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह कर ले, वह क्या चाहता है, उनकी पत्नी ने कहा। फिर उनकी पत्नी ने भी यह भी कहा कि ठीक है, दावत अपन क्या करेंगे, शादी के बाद ही देंगे, और आप अमित से भी सलाह कर ले कि वो क्या चाहता है। अब अमित की शादी होने वाली थी, परंतु अमित को सरिता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, शादी के लिए मन नहीं था, परंतु माता पिता के कारण, माता पिता के फोर्स के कारण वह सरिता से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। फिर भी वो शादी के किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले रहा था। अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ बस इस बारे में। अभी यहाँ पर अमित वो शादी से राजी नहीं था, फिर भी इसलिए जब जब उससे पूछा जाता था तब तक वो क्या जवाब देता था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। अभी यहाँ पर माँ भी कहती है कि ओके ठीक है, शादी के बाद ही हम रिसेप्शन देंगे, परंतु ये तो बताओ अब बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदेंगे। बहू जो आने वाली बहू होती है उसके लिए कुछ ज्वेलरी खरीदनी होती है, कुछ कपड़े खरीदने होते हैं, साड़ियाँ खरीदनी होती है, वह सारा कैसे खरीदेंगे, कितना खरीदना है, ये सब माँ अमित के पिताजी को पूछती है। फिर अमित के पिताजी कहते हैं, देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। अभी वो कहते हैं 2 सेट यानी क्या, नेकलेस, ईयर रिंग्स और अंगूठी, इस ये मिला के एक सेट होता है, और उसके संग 2 चूड़ी हुई तो उसको फुल सेट भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि 2 सेट यानी इस प्रकार से 2 नेकलेस, 2 जोड़ी ईयर रिंग्स और 2 जोड़ी अंगूठी और उसके साथ 4 जोड़ी चूड़ी, यह सब वहां देंगे, ऐसा अमित के पिताजी अमित के माँ को कहते हैं। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे, एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है, हमारे समय में 1-1 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। अभी वह कह रही है कि बस इतना सही जेवर, अमित की माँ कहती है अपने पति से, इतना सही जेवर, हमारे एकदम से वो बोल पड़ी, बस इतना से गहने चढ़ाओगे, गहने यानी क्या, ज्वेलरी, एक अकेला ही तो बेटा है, हमारी एकलौती बहू आने वाली है, हमारा कौन से 2-4 बेटे हैं, 2-4 बहुएं आने वाली है, हमारा तो एक ही बेटा है, एकमात्र पुत्र हमारा है और एकमात्र बहू हमारी आने वाली है, तो हमारे समय में तो 1-1 2-2 किलो सोना चढ़ा जाता है, परंतु आज के जमाने में ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, तभी मायाराम जी को गुस्सा आया जब अमित के पिताजी ने ऐसा कहा। तो 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करते हो, 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपए के आएंगे, कम से कम 2.5 लाख रुपए के, कहाँ से आएगा इतना पैसा। अभी अमित के पिताजी भी बड़े गुस्सा हो जब अमित की माँ ने ऐसा कहा कि हमारे समय में 1-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तो अमित के पिताजी क्या कहते हैं कि 1-2 किलो सोना आज के जमाने में मजाक वाली बात है क्या, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का आएगा, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल, बताओ पैसे की कोई तो कीमत ही नहीं रही है। अभी उनकी पत्नी को भी लगा कि हाँ 2-2.5 लाख में इतना सोना आने वाला है, इसलिए उनकी पत्नी क्या हुई, चौंकी और इस तरह से बात किया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो, कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देना। अभी उनके पास जो रखा था सोना अमित के माँ के पास, तो वो कहती है कि ओके ठीक है, आपको जितना देना है आप उतना दीजिए, और क्या कीजिए कि कुछ सोना मेरे पास भी है जो पुराना है, पुराने टाइप का हो गया है, अभी उसको भी मैं आपको दूंगी, तो हम नए फैशन के सरिता के लिए ज्वेलरी बनाएंगे, गहने बनाएंगे। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए, नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। फिर क्या कहा मायाराम जी ने कि नहीं नहीं, तुम अपना सोना दोगे उसको, अपने बुढ़ापे के लिए रखो। इसका मतलब क्या हुआ, अपने बुढ़ापे के लिए रखने का मतलब अभी उन्होंने आगे इसके बाद आगे भी यह बात का विस्तार किया है। क्या कहा है उन्हें, तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ,
बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। अभी यह बात वो समझाना चाहते हैं अपने पत्नी को कि तुम बड़ी ना समझो, अपना चीज अपने पास होना चाहिए, अपने पास अपनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, अपनी ज्वेलरी होना चाहिए, अपने कुछ पैसे होना चाहिए, ताकि जब बुढ़ापे में हम हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो अपने पास यदि कुछ है तो बच्चे भी हमारी सेवा अच्छे से करेंगे, ताकि उन्हें पैसा और ज्वेलरी प्रॉपर्टी इसका क्या बना रहे, लालच बना रहे। इसलिए अपने पास अपनी पूंजी होना बहुत जरूरी है। ये बात वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वो मेरा, देखना वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अभी वहां पर वो अमित की माँ भी अपने बेटे पर बड़ा विश्वास है, बोलता एकलौता बेटा है मेरा मेरे बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि केवल पैसों के लिए और गहनों के लिए वो मेरी सेवा करेगा, वो मेरी बुढ़ापे में जरूर, हमारी बुढ़ापे में वो क्या करेगा, जरूर सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा। अभी यहाँ पर वह कहती है कि कहते हैं अमित के पिताजी कि ठीक है, तुमको अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, परंतु जो आने वाली लड़की है, मतलब तुम्हारी जो बहू है, यदि बहू तेज हुई, तेज यानी बहुत ज्यादा तेज निकली, बहुत वह गुस्से वाली हुई, तेज हुई, तो फिर क्या कर लोगी तुम, फिर वह बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। मायाराम जी की बात उनकी पत्नी के समझ में कुछ कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद देना, कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। अभी यहाँ पर वो अपने पति को यह बात समझा रही थी, ठीक है आपकी बात, मतलब मायाराम जी की पत्नी को मायाराम जी की बात कुछ समझ में आई, तो वह इस बात के लिए राजी हो जाती है। वह कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको जितना चढ़ाना है उतना, पर थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ज्यादा ही चढ़ा देना, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा ही जेवर चढ़ाना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, ऐसा वह बोलती है। तो अमित के पिताजी कहते हैं, नाक किस बात में कटेगी, जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है। 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। अभी आगे पहले वो जब वो कहती है अमित की माँ कि हमारी नाक कट जाएगी, हम थोड़ा सा जेवर चढ़ाएंगे, क्योंकि बड़े घर की लड़की आ रही, अमीर घर की लड़की हमारे घर आ रही बहू बनकर, तो हमारी नाक ना कट जाए। तो अमित के पिताजी बोलेंगे, क्यों नाक कटेगी हमारी, क्योंकि हमारे पास जितना है, हमारी जितनी औकात है, हमारी जितनी चादर है, उतना ही तो पैर फैलाएंगे। इसलिए वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आगे वो कहती है कि ठीक है, अच्छा यह बात तो हो गई, पर आगे कपड़े क्या करेंगे, कितनी साड़ियाँ उस अपने बहू के लिए खरीदेंगे। तो अमित के पिताजी कहते हैं कि 11 साड़ियाँ खरीदेंगे, चढ़ाएंगे। बस 11 साड़ियाँ ही, कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी करवाओगे क्यों, इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे, तो वो 11 साड़ियों के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कहते हैं, बस 11 ही साड़ियाँ, कम से कम क्या करना चाहिए, 21 साड़ियाँ तो भी चढ़ानी चाहिए, तुम अपनी बदनामी कराओगे क्या, ऐसा वो वापस से अपने पति से कहती है। इतने बड़े घर में अपने बेटे का रिश्ता हुआ है, बड़े घर की लड़की है, फिर धनीमल जी मतलब सरिता के पिताजी भी तो 5 लाख रुपए लगाने हैं शादी में, और 5 लाख में तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज वहाँ देंगे, अच्छा अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, उत्तेजित है ना, गुस्सा आया उनको, उनके 5 लाख रुपए का जब विषय निकाला अमित की माँ ने, तो उत्तेजित होना है ना क्रोधित होना, देखिए उत्तेजित होना यानी क्रोधित होना, क्रोधित होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, नहीं हमने उनसे कुछ मांगा है, उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। अभी वहां पर अमित के पिताजी यह भी बात बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि हमने उनको नहीं मांगा था 5 लाख रुपए, उन्होंने अपनी मर्जी से यह कहा है कि हम 5 लाख रुपए देंगे, हम उनको मांगने के लिए नहीं गए थे। और इससे आगे की बात वो कहते हैं कि हमारे पास जितना होगा हम उतना ही बहू के लिए करेंगे।
मायराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। अब यह गुस्से से जब अमित के पिताजी कह रहे थे कि हमने उनको नहीं कहा था 5 लाख रुपए देने के लिए, ये सब बातें सुन ली अमित और मधु ने। अब वो तुरंत जहाँ पिताजी बात कर रहे थे, उनकी माँ और पिताजी, तो वहां पर आ गए और फिर वहां पर उन्होंने क्या कहा कि किस लिए आए हैं, क्या बात का झगड़ा चल रहा है, क्यों पिताजी इतना गुस्सा हो गए। वो दोनों भी वहां जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो उसी वक्त अमित की माँ भी वहां से चली जाती है। अगले लेक्चर में हम 11वां अध्याय का थोड़ा सा बचा है, 12वां पार्ट लेसन, और फिर अगला पार्ट भी हम उसमें करेंगे। धन्यवाद।